अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारिया मीमन। आज की टॉप स्टोरीज है धरने और इकोनॉमी। पाकिस्तान इस वक्त जिस किस्म की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के दौर से गुजर रहा है, ये मामला ख़त्म होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। सारी सूरत हाल का हल क्या है? क्या हम इसी तरह से सियासत में एक हॉट एंड कोल्ड कॉम्बिनेशन के साथ कभी ट्रैंक्विलिटी होगी, कभी जो है धरने होंगे, कभी जलसे होंगे, इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे, या इसको कहीं हमने फुल स्टॉप ही लगाना है? और अगर फुल स्टॉप लगाना है तो उसका हल क्या होगा? प्रोग्राम के पहले से बात करेंगे। उसके बाद क्रिकेट टीम की कारकर्दगी में नशेबो फराज आते हैं। कभी ऑस्ट्रेलिया जैसी तगड़ी टीम को उनके ही होम ग्राउंड पे हरा देते हैं। आज जिम्बाब्वे की टीम के सामने स्ट्रगल कर रहे थे। ये कंसिस्टेंसी क्यों नहीं है आपकी परफॉर्मेंस में? प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस पे बात करेंगे। आखिर में पाकिस्तान में फीकस आमदनी खत्ते की कम तरीन है। ये है वो इशू जिसको पर्टिकुलरली फौरी तौर पे एड्रेस करने की ज़रूरत है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में ज़रा आपको बताएंगे कि इस खत्ते में बाकी मुल्कों में फीकस आमदनी क्या है और पाकिस्तान में क्या है। आगाज़ करते हैं आपसे। कुछ देर पहले एक नोटिफिकेशन मेरे सामने आया। ये इस्लामाबाद में कल के दिन के लिए जो स्कूल्स हैं इनको बंद कर दिया गया है। एक दिन के तालीमी हर्ज होता है तो स्टूडेंट्स पीछे रह जाया करते हैं, और क्या एक दफ़ा ये स्कूल बंद करेंगे, अगले दिन फिर स्कूल बंद करेंगे? ये कब तक हम इस तरह से चलते रहेंगे? हमारे स्टूडेंट्स इसकी कीमत चुकाते रहेंगे। जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जिसको बैठकर इस मुल्क की पॉलिटिकल क्लास ने और तमाम स्टेक होल्डर्स ने सही करना है, उसको एड्रेस करना है। जब भी मुल्क के अंदर किसी भी किस्म का एहतजाज होता है तो उसकी एक तो टैंजिबल कॉस्ट होती है जो कि पैसों के अंदर होती है, और उसके अलावा उसकी इनटैंजिबल कॉस्ट होती है जो कि सियासी निज़ाम की गैर मुस्तहकम होने के अंदर होती है। जो इसमें पैसों के हवाले से नुकसान होता है उसका तो तखमीना लगाया जा सकता है, जैसे कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने लगाया और उन्होंने बताया कि कितना नुकसान होता है। ज़रा सुनिए। तो हमारी इकोनॉमिक एडवाइजरी विंग है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, उन्होंने इसका जो तखमीना लगाया है वो 190 बिलियन रुपए पर डे। अगर ये 2 दिन चलती है स्ट्राइक, 3 दिन चलती है, 4 दिन चलती है, खुदा न खास्ता 1 हफ्ता चलती है, व्हाट ए लॉस टू द इकोनॉमी। इस मरतबा ये जो प्रोटेस्ट है तहरीक इंसाफ का, इसका कितना नुकसान होगा, इस हवाले से आज इंटीरियर मिनिस्टर ने बताया कि इसकी भी एक कॉस्ट होगी, जिसके बारे में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे कि कितना नुकसान हुआ। आपको जब ये सारा प्रोटेस्ट खत्म होगा तो बताएंगे कि कितना नुकसान हुआ है मुल्क का, इकोनॉमी का, लोगों का, कारोबार का, ताकि लोगों को फैक्ट्स जरूर पता हो, फैसले अपने खुद करें लोग जो करने। इस मुल्क के अंदर गुज़श्ता 10 साल से हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकली अगर किसी को एहतजाज करना हो तो इस्लामाबाद का रुख किया जाता है। TLP मुतअद्दिद बार आकर शहर को बंद कर चुकी है। तहरीक इंसाफ एहतजाज के लिए इस्लामाबाद का रुख करती है। मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी को अगर अदालती निज़ाम से ग्रीवेंसेस हों तो वो इस्लामाबाद आते हैं। हमने देखा कि माजी करीब में ऐसा हुआ है। मुख्तलिफ प्रेशर ग्रुप्स इस्लामाबाद आया करते हैं। लेकिन इस मरतबा जो हम रद्द अमल देख रहे हैं ख़ास तौर पे हुकूमत की तरफ से, जिसमें सब कुछ बंद कर देने की बात की जा रही है, ये कितना सस्टेनेबल है? ये कब तक ऐसा होगा? और इसकी जो कीमत है वो तो तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर ही अदा करेंगे। इसकी आगे से जो रिपरकशंस है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन ये कुछ मैंने अखबारी तराशे निकाले हैं। 2013 से 2020 तक धरनों से क्या नुकसान होता है। तकरीबन 1.5 अरब रुपए का नुकसान तब हुआ। 2017 के TLP के धरने से 1 अरब से ज़्यादा नुकसान हुआ। ये रिपोर्टेड फैक्ट्स हैं सारे। 2018 में जब TLP ने धरना दिया था तब कितना नुकसान हुआ था। चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने उस वक्त धरनों में नुकसानात का नोटिस लिया था, कहा था कि भाई हुकूमत 3 दिन में जवाब दे। ये 2018 की बात है, लेकिन तब भी इसका कोई हल नहीं निकला था। पंजाब अगर एक दिन के लिए बंद होता है तो जो फिगर सामने आ रहे हैं 28 अरब रोज़ाना का तजारती नुकसान की बात हो रही है। जो सरकारी एदादोशुमार है वो कहते हैं जी कि 2 अरब 70 करोड़ रुपए माजी करीब में, यानी कि कोई 1.5 साल में हुकूमत लगा चुकी है इनको रोकने के लिए, जो ये धरने हैं, ये जो जलसे हैं। लेकिन ये धरने और जलसे दिए क्यों कर रहे हैं? इस वक्त तहरीक इंसाफ सड़क पे क्यों है? क्योंकि उनका एक मुतालबा है और वो कहते हैं कि इलेक्शन में उनका मैंडेट छीना गया था, वो सॉर्ट आउट होना चाहिए, जो कि अभी बज़ाहिर लगता है कि सिस्टम में उसकी गुंजाइश नहीं है। फिर वो कहते हैं कि हमारे लीडरान को इस वक्त रिहा किया जाए, उसके भी आसार हमें नज़र नहीं आ रहे हैं। तो ये सेटल कैसे होगी डिबेट? कोई वे फॉरवर्ड है या हम उन्हीं दायरों में सफ़र करते रहेंगे? मिफ्ता इस्माइल साहब को आज हमने प्रोग्राम में दावत दी है। जनरल सेक्रेटरी अवाम पाकिस्तान पार्टी के ज़ुबैर साहब, सीनियर सियासतदान, जो कि मौजूदा इस वक्त की जो सूरत हाल इसमें हुकूमत और PTI तो जाहिर सी बात है स्टेक होल्डर्स उनकी बड़ी मैक्सिमल पोजीशन है, वो हर हवाले से अपनी बात पे इस वक्त क्या कहते हैं, इस वक्त अटे हुए हैं। सो इनसे हम पूछते हैं मुफ्ता साहब से, ज़ुबैर साहब से, कि एज अ न्यूट्रल बाई स्टैंडर आपको लग रहा है कि इस वक्त इस सूरत हाल का कोई इलाज सामने है? मुफ्ता साहब आपसे आगाज़ करती हूँ।
फिलहाल तो सब कुछ बंद किया हुआ है, इस्लामाबाद बंद है, कराची में शायद उसके इतना असरात ना हो, लेकिन पंजाब, इस्लामाबाद गुज़श्ता कोई 48 घंटों से हम एक हिजानी कैफियत में हैं और उसके बाद अभी पता भी नहीं है कि आगे कब तक ये बंद रहेगा। सो ये कोई आपको लग रहा है कि ये कोई वे फॉरवर्ड इधर में निकल सकता है या बस अभी ऐसे ही चलेगा? शुक्रिया मारिया। देखें, गुजारिश एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि कराची में भी कल शाम से, कल रात से मोबाइल फ़ोन की सर्विस जो है वो बंद है। कल रात को कम से कम मेरा मोबाइल नहीं चल रहा था, आज तो मैं घर में ही था, तो घर के इंटरनेट चल रहे हैं, लेकिन फ़ोन इंटरनेट आता है जाता है। तो कराची में भी इन्होंने इंटरनेट के ऊपर पाबंदी रखी है, फ़ोन इंटरनेट के ऊपर। लाहौर इस्लामाबाद तो ऑब्वियसली सारा बंद किया हुआ है, और मैं लास्ट टाइम धरने में फंस गया था, तो मुझे पता है कि कितनी देर फंसा रहता है आदमी। तो ट्रैफिक ब्लॉक है और जो भी परेशानियां हैं। देखिए, जो नुकसान होता है एक दिन का जीडीपी पाकिस्तान का 300 अरब रुपए का तकरीबन है। लाहौर इस्लामाबाद बंद कर देंगे तो 100-125 अरब रुपए का नुकसान होगा, इवन ऑन अ संडे। हुकूमत ऑब्वियसली जिस तरह रिएक्ट करती है 2-3 दिन से, इस वक्त पाकिस्तान में शायद सबसे ज़्यादा कंटेनर इस्लामाबाद और उसके मुज़ाफ़ात में होंगे, वो ओवर रिएक्शन करती है, परेशानी होती है, वक्त ज़ाया होता है, बच्चों की स्कूल आपने बताई ज़ाया होगी कल। तो ये बड़ा एक नुकसान है, लेकिन बड़ा नुकसान ये नहीं है कि ये कल पुलिस वालों को आपने 100 करोड़ रुपए या 25 करोड़ रुपए पे देने पड़े आपको एक्स्ट्रा ओवर टाइम वगैरह, या बड़ा नुकसान कि दुनिया भर में ये क्या बात हो रही है पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान में झगड़ा अभी तक चल रहा है, कि ये इलेक्शंस फरवरी में हुए हैं, अभी तक हम तस्फिया नहीं कर सके। हुकूमत ने आइन को पामाल बेसिकली कर दिया, आइन को बेसिकली मलियामेट कर दिया जुडिशरी की इंडिपेंडेंस का, अपनी कुर्सी बचाने के लिए, ताकि कोई ट्राइब्यूनल से फैसले नहीं आ सकें। और अभी आप किसी की क्लिप दिखा रही थी किसी वजीर की कि अवाम खुद फैसला करे, तो सच्ची बात यह है कि अवाम ने तो फैसला 8 फरवरी को कर दिया था, हुकूमत ने नहीं मानना वो फैसला, लिहाजा ये मसाइल हैं। अब इसका कोई हल निकालना पड़ेगा। देखें, पीटीआई ने भी जो है ना वो सोचा हुआ है कि हम धरने करेंगे, जहाद करेंगे। अब इनको 2014 की आदत पड़ गई है, जब धरना आपके साथ खड़ी थी, जब कोई नाके जो थे वो पुलिस बेचारे कर नहीं सकते थे, वो खुलवा देते थे नाके। अब इमरान खान साहब को पता चला है कि बहुत कितने 20 होते हैं 100 में। उस वक्त तो बड़ा आसान होता था हर चीज ना, एम्पायर की उंगली उनके साथ होती थी। तो ये फौज से लड़ाई करना ये भी सेंस नहीं है, और जिसमें भी कोई डाउट नहीं कि इमरान खान साहब सबसे पॉपुलर सियासतदान है पाकिस्तान में। तो अगर इमरान खान आज 20,000 निकाल लेते हैं या 40,000 निकाल लेते हैं या लाख आदमी निकाल लेते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज वी नो कि द नेशन इज विद हिम। बट जितनी आप मुश्किल कर देंगे इतने कम लोग निकलेंगे। फिर अगर आप केपी की हुकूमत की मशीनरी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये भी एक पब्लिक ट्रस्ट से धोखा कर रहे हैं कि ये आपको केपी की हुकूमत की मशीनरी इसलिए तो नहीं दी गई थी कि आप धरने करें। सही। अब अगर कोई मिच्योर, जैसे ऐसा लगता है कि सारे बच्चे जो हैं वो ठीक बात है, दिस इज वेरी वरीइंग कि इट इज कोई फैसला कर ही नहीं पा रहा। जुबैर साहब, मेरे लिए ज्यादा जो तशवीश की बात है ना, कल भी जब मैंने अपना प्रोग्राम खत्म किया तो मैंने कहा कहीं ना कहीं शायद कोई सेंस प्रिवेल करे, कोई बैठकर इसका रास्ता निकालें, बिकॉज जितना भी अगर आपने करनी भी है, अगर एग्रेशन दिखानी भी है, बात तो टेबल पे बैठ के होगी ना। अब तय सिर्फ ये होना है कि उस टेबल के ऊपर शराइत क्या है, कौन अपनी बात ज्यादा मनवा सकता है, किसकी नेगोशिएशन की इस वक्त जो लेवरेज ज्यादा है, बात तो सारी वो है। लेकिन कोई सेंस प्रिवेल होती हुई आपको नजर नहीं आ रही। मतलब अगर आप कुछ कैदी रिहा कर दें तहरीक इंसाफ के, तो हुकूमत को भी थोड़ी सी फेस सेविंग मिल जाएगी। यास्मीन राशिद साहिबा वगैरह इतने अरसे से जेल में हैं और खान साहब भी बैक ऑफ हो जाएंगे। ये मुमकिनात में से लग रहा है कि नहीं है आज को देखते हुए। मारिया, आप वो बता रही थी, फाइनेंस मिनिस्टर का भी सुनाया, मिफ्ता ने भी कुछ बताया कि कितने लॉस होता है पर डे ये तमाम चीज़ें होने से। मैं सिर्फ याद दहानी के लिए बता रहा हूँ कि पंजाब की असेंबली जब डिज़ोल्व की थी इमरान खान ने 2023 जनवरी में, और केपी असेंबली और हुकूमत, उस वक्त की हुकूमत जो अभी हुकूमत है पीडीएम की, वो इलेक्शन नहीं करवाना चाहती थी। और उन्होंने 2-3 रीज़न जो दिए थे, उसमें से एक रीज़न था कि 23 बिलियन मांगे थे इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कराने के लिए, और असेंबली ने करारदाद पास की थी कि ये बजटेड नहीं है 23 बिलियन।
अभी आप डेली नुकसानात आप जो बता रही थी और खुद फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया 190 बिलियन। सो जब आपकी तरजीहात जो हैं होती हैं तो आप नहीं करवाना चाहते थे तो आपने 23 बिलियन का बहाना कर लिया था। और इसमें देखें दोनों की जिम्मेदारी है, लेकिन ज्यादा जिम्मेदारी जिससे मिफ्ता ने कहा, देखें ना स्टार्ट कहाँ से हुआ ये प्रॉब्लम। अगर कभी आप इस तरह से इलेक्शन मैनेज करेंगे, और मैं एक और आपको एक स्टैटिस्टिक्स बताना चाहता हूँ कि एक तो इलेक्शन की रात को जो कुछ हुआ फरवरी 8 को और फरवरी 9 को, वो तो सबने देखा, और फॉर्म 45 फॉर्म 47 में कैसे बदला गया और उस तरह से कैसे नताइज चेंज किए गए हैं। उसके बाद का जो प्रोसेस होता है मारिया, जो पोस्ट इलेक्टोरल प्रोसेस होता है, जो इरेगुलरिटीज को डिटर्मिन, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है जो 6 महीने में पूरी होनी होती हैं। 15 ट्राइब्यूनल बनाए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, 15, 5 केपी के लिए, 4 सिंध के लिए, 3 बलोचिस्तान के लिए, 1 इस्लामाबाद की 3 सीटों के लिए क्योंकि वहां प्रोविंशियल असेंबली की, और पंजाब जहां तकरीबन 350 सीटों पर इलेक्शन हुए थे नेशनल पर, वहां 2 ट्राइब्यूनल। अभी आप खुद अंदाजा लगाएं कि अगर आप इस तरह से मसख करेंगे सारे प्रोसेस को और फिर एक्सपेक्ट करेंगे कि लोगों का रिएक्शन नहीं होगा, और रिएक्शन फिर होना किस तरह से चाहिए कि जी बेलारूस के प्रेसिडेंट आ रहे हैं तो उनका ख्याल करके आप ना करें, वो SCO समिट हो रहा है उसका ख्याल करके आप ना करें, तो जब वो नहीं हो रहा होता तो फिर हुकूमत क्या इनिशिएटिव लेती है, दैट इज द की क्वेश्चन। अभी क्या होना चाहिए? चलिए लेट्स मूव थोड़ा सा आगे के भाई अभी जो सूरत हाल है वो आपने भी एक्सप्लेन कर दी, मिफ्ता साहब ने भी एक्सप्लेन कर दिया था, हर किसी को मालूम है। यहां से जरा स्ट्रैटेजाइजिंग करते हैं मिफ्ता साहब, अगर दर्जा हरारत कम करना है तो वो कैसे होगा? खान साहब को क्या कंसेशंस देनी होंगी? क्योंकि ये तो दोनों साइडों को एक दूसरे को फेस सेविंग देनी है ना। खान साहब से शुरू करते हैं कि अगर उनको फेस सेविंग देनी है गवर्नमेंट को तो वो क्या दे सकते हैं या क्या नहीं दे सकते, किस हद तक जा सकते हैं? देखिए मारिया, एक चीज़ याद रखिए कि अगर हम अपने आप को जमहूरियत कहते हैं, गो के हों या ना हो, लेकिन हम अगर अपने आप को जमहूरियत कहते हैं तो हमको ये जो हुकूमत किसकी होगी या फैसला आवाम का होना चाहिए। तो आपने जो भी अगर आप अब फैसला करेंगे उसके अंदर आपको नया इलेक्शन तो रखना ही पड़ेगा कि भाई हम इलेक्शन करवाएंगे फिर से, और एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएंगे। ऐसा नहीं जैसा कि 8 फरवरी को हुआ था कि इलेक्शन तो फ्री एंड फेयर था, रिजल्ट्स अपनी मर्जी के नहीं होंगे, ईमानदारी के रिजल्ट होंगे। तो वो तो आपको बात करनी पड़ेगी। फिर आपको बात करनी पड़ेगी कि यार इलेक्शन हम फिल फॉर नहीं कराएंगे, 1 साल बाद कराएंगे, 1.5 साल बाद कराएंगे। 1.5 साल के अंदर इमरान खान साहब की पार्टी को भी इसमें से कोई शिरकत दे देते हैं। हो सकता है कि आप शहबाज शरीफ साहब को बोल दें कि आप छोड़ दें, कोई नून से ही कोई और आदमी आ जाए, ज़्यादा एक्सेप्टेबल चेहरा एहसन इकबाल जैसा, या कोई पीपल्स पार्टी से या कोई PTI से गौर एजाज हो गए या नवेद कमर साहब हो गए, ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर इंटरम में हो, और वो या अख्तर मैंगल जैसा, और वो या तो और वो 1 साल निकाल ले और 1 साल बाद आप इलेक्शन कराएं एक नए इलेक्शन कमीशन के साथ। ये अगर ये कभी इनका फैसला हुआ तो इसी इर्द गिर्द हो सकता है। ये मतलब ये इसका बेसिक होगा। जहां तक PTI ने एक गलती की, अगर मैं इजाजत लूं तो ये कि उन्होंने फोकस करा हुआ है कि इमरान खान को छोड़ दें, इमरान खान को छोड़ दें। भाई शाह महमूद कुरैशी भी इतने अरसे से अंदर हैं, यास्मीन राशिद साहिबा भी इतने अरसे अंदर हैं। ये कहना कि पूरा पाकिस्तान दलदल है और सिर्फ इमरान खान साहब एक कवल के फूल है, ये मुनासिब नहीं है। बहुत सारे और पाकिस्तानी जो हैं वो अच्छे लोग हैं और ये सिर्फ ये आप इनको बात करनी चाहिए इलेक्शंस की, इनको बात करनी चाहिए जमहूरियत की, और इनको दूसरी पार्टियों को भी मिलाना चाहिए। लेकिन ये जो है ना, ये इमरान खान की शख्सियत के कल्ट के आगे नहीं निकले तो ये भी इनकी गलती है। और इसलिए मैंने PTI के दोस्तों को कहा कि आप सोचें कि आप पाकिस्तान के मकबूल तरीन जमात हैं, सबसे बड़ी जमात है, इमरान मकबूल तरीन लीडर है, लेकिन 1 साल से जेल में है, और आप जितनी भी आपने कोशिश की है नाकाम इसलिए हुई है कि आपने सिर्फ लड़ाई का रास्ता लिया है। आपने कभी भी बिजली के, पाकिस्तान में दुनिया में महंगी तरीन बिजली होती है खित्ते की, हमने PTI के लीडर से कभी हराम है जो ना सुनाओ बात उसके बारे में। पाकिस्तान के अंदर इतनी महंगी गैस है कि खित्ते में कहीं पर नहीं है, कोई PTI के लीडर ने इसकी बात नहीं करी। 40% लोग गुर्बत के नीचे। बजट आया था तो आपकी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्यादा जानदार थी, PTI ने मुझे नहीं लगता उस पर कोई जानदार ऑपोजिशन की थी। ये नहीं कि आप बैठे हुए, वो ये जायज बात है। नहीं मतलब द पॉइंट इज कि मतलब PTI इज जस्ट फोकस्ड अबाउट PTI। वो सिर्फ कि भाई हमारे साथ ये तकलीफ हुई है। हमारी बहन मरियम भी करती थी, जुबैर साहब बताएंगे कि वो सिर्फ उनके ऊपर भी जुल्म हुए थे, उनके ऊपर ज्यादती हुई थी विदाउट अ डाउट, लेकिन आप उसके ऊपर सिर्फ फोकस नहीं कर सकते कि हमारे साथ क्या हुआ है। आपको कौम की बात करनी है।
पीटीआई ने कौम की बात नहीं करी है कि आज अगर पंजाब के अंदर या पाकिस्तान भर के अंदर वो कह रहे हैं कि हम गैस नहीं देंगे कैप्टिव पावर को, या हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं दीगर चीजें, तो वो कभी उसकी बात नहीं करते। वो इमरान खान की बात करते हैं, वो यास्मीन राशिद साहिबा जो कैंसर सर्वाइवर हैं और जेल में हैं, एक बूढ़ी औरत, उसकी बात नहीं करते ये लोग, शाह महमूद की बात नहीं करते। तो आई थिंक पीटीआई को जो है वो अपना बयानिया थोड़ा सा जमहूरियत की तरफ लेके जाना पड़ेगा, इमरान फोकस कम करना पड़ेगा, और इस जब इमरान फोकस कम हो जाएगा तो फिर कोई ना कोई हल निकालने की बात करनी पड़ेगी। लेकिन बिल्कुल ये बात दुरुस्त है जुबैर साहब की कि ओनस जो है वो हुकूमत है, हुकूमत का काम है कि ये टेम्परेचर डाउन करें, हुकूमत का काम है कि बड़ा लेकिन मिफ्ता साहब प्रॉब्लम ये है कि हुकूमत भी इस वक्त फंसी हुई है ना जुबैर साहब। प्रॉब्लम ये है कि ये तो अब सियासी बका की बात है ना। हमने पाकिस्तान के सियासी निज़ाम को इस नहज पे पहुंचा दिया कि एक पार्टी अगर जेल में होगी तो दूसरी हुकूमत में होगी, जो हुकूमत में होगी अपने मुखालिफ को जेल में डालेगी। सो अभी अगर फॉर एग्जांपल हुकूमत मैंडेट वापस तो नहीं करेगी, लेकिन अगर कहेगी कि हम स्पेस देते हैं तहरीक इंसाफ को, तो ये फिर उनकी सियासी बका के लिए मुमकिन नहीं है। इसीलिए भी निज़ाम जो है वो एक बंद गली में है, बिकॉज हमने इतनी एक्सट्रीम पोजीशंस ले ली है कि यह तख्त है या तख्ता है। एक्चुअली जो मारिया इस वक्त पोजीशन है ना, जो मिफ्ता ने सोल्यूशन दिया था, सोल्यूशन तो वही है कि एक इंटरम पीरियड हो और उसके बाद एक फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो। लेकिन मसला ये है कि जो अगर आप हुकूमत वक्त के लोगों को जानते हैं और उनकी थिंकिंग से वाकिफ हैं, वो पीटीआई को तहस नहस फॉर ऑल टाइम्स टू कम करना चाहते हैं। उनके लिए ये है कि पीटीआई रहेगा तो उनके पास कभी पावर नहीं आ सकती। लेकिन जुबैर साहब एक इसमें चीज ऐड कर दूं, वो इसलिए ये समझते हैं क्योंकि उनको लगता है कि खान साहब को अगर स्पेस मिली, हुकूमत मिली, तो वो उनको तहस नहस कर देंगे। तो वही वाली बात कि या मर जाओ या मार दो। ये एब्सोल्युटली। लेकिन एक चीज जो हुकूमत की गलती है, जो मैं समझता हूँ गलती है, कि अगर जब फरवरी 2024 का इलेक्शन हुआ था उसमें सबसे ज्यादा सीटें पीटीआई की आई थी। अगर पीएमएलएन हुकूमत ना फॉर्म करती और दे वुड हैव लेट पीटीआई टू फॉर्म द गवर्नमेंट, ये वही इमरान खान है जो 2022 में जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मरला आया था, उससे एक साल पहले 13 में से 12 बाई इलेक्शंस सारे सूबों में हार चुके थे। 12 बाई इलेक्शंस आउट ऑफ 13। तो ये तो नहीं था कि वो हमेशा से ही पॉपुलर थे, तो उनकी पॉपुलैरिटी की कुछ वजूहात थी, और वो वजूहात में कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर जो था वो पीएमएलएन या पीवीपी का हुकूमत में आना और उस तरह से टारगेट करना, पीटीआई को मजलूमियत का उनको वो सारा वो देना, और फिर एस्टैब्लिशमेंट के गोद में जाके बैठ जाना और पीटीआई को या इमरान खान को चैंपियन बना देना ऑफ द एंटी एस्टैब्लिशमेंट कैंपेन, जो कि पाकिस्तान में हमेशा से जो नवाज शरीफ साहब के पास जो मैंडेट था, जो वो जिस बेसिस पर हुकूमत कर रहे थे। लेकिन जुबैर साहब, अगर आपकी बात को मानते हुए हम ये हुकूमत तहरीक इंसाफ को दे दी जाती, तो फिर पीएमएलएन वालों का और बाकियों का खदशा ये है कि बड़ा फिर ये सब जेल जाते, क्योंकि खान साहब गुस्से में थे, वो बदले लेते, वो जेल जाते। ये जो है ना मारिया, मैं एक सिर्फ क्लैरिफाई कर दूं, मारिया सिर्फ क्लैरिफाई कर दूं, ये जो होता है ना कि अजम्पशन अगर ये हो जाता है, जो 2022 में जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था, तो कुछ पीएमएलएन के लीडर्स का, जिस तरह मुझे याद है खुर्रम दस्तगीर एक इंटरव्यू में, और बहुत से लोग कहते थे कि एक इस वजह से भी किया था कि नवंबर में तैनाती होनी थी, और नवंबर में तैनाती हो जाती तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन का तहस नहस हो जाता। अभी कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ बचा है, वो तो नहीं अपॉइंटमेंट हो, वो तो तैनाती नहीं हुई थी। तो इस बेसिस पर आप अपनी पॉलिटिक्स तो नहीं कर सकते कि जी अगर वो आ जाएगा तो फिर वो क्या करेगा। चले, जो पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं ना, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। मिफ्ता साहब, पॉलिटिक्स किधर है इस वक्त? आपको लग रहा है कि पीएमएलएन के पास अपनी जो ये पॉलिटिक्स कर रही है, ये बेस्ट प्रैक्टिस पॉलिटिक्स है उनकी, उनके पास कोई और चारा नहीं है कि अगर खान साहब जेल में रहेंगे तभी वो सुकून से गवर्नमेंट कर पाएंगे, बाहर आ गए तो टफ टाइम देंगे ना फिर वो। आपको पता है ऑपोजिशन भी, फिर मुझे तो लगता है कि नेशनल हैबिटेट ही खान साहब का ऑपोजिशन में है, तगड़ी ऑपोजिशन करते हैं। देखिए मारिया, फ्रॉम सियासी पॉइंट ऑफ व्यू, अगर जब पीटीआई धरने का कॉल देती है और पीएमएलएन, अगर पीएमएलएन कह देते हैं हुकूमत को, अगर कंटेनर लगा देती है तो सियासी तौर पर तो शिकस्त हो गई ना। अगर मुस्लिम लीग नून पहले ये होता था कि अगर इमरान खान एक धरना करता थे 50,000 का, तो मुस्लिम लीग की स्ट्रेटजी होती थी कि हम 60,000 का धरना कहीं करके दिखाएंगे आपको पंजाब में। आप लाहौर में करेंगे तो हम गुजरांवाला में कर देंगे, आप फैसलाबाद में करेंगे तो हम इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में करके देंगे। अब ये बात तो नहीं रही, अब तो ये है कि आप सिर्फ डिफेंस कह रहे हैं कि वो धरने का कहता है आप कंटेनर लगा दें, वो धरने का कहता है आप कंटेनर लगाते हैं। मुस्लिम लीग नून की कौन सी सियासत है? मुस्लिम लीग नून की तो सियासत नहीं रही। आप जुराओं से पूछ लीजिए, वो तो बोलते हैं यार हमें तो जो कहा जाता है हम कर लेते हैं।
हम तो मतलब जो जिस कम से कम ये कहते हैं वह सच्ची बात अल्लाह जानता है, लेकिन मुस्लिम लीग नून कोई सियासत तो नहीं कर रही इस वक्त। अगर आप मतलब पंजाब के अंदर जिस तरह आप अरेस्ट कर रहे हैं, जिस तरह आप लोगों को चुप करवा रहे हैं, जिस तरह आपने कुछ सियासी वफादारियां तब्दील करी, ये थोड़ी सियासत होती है। ये इसका तो मुस्लिम लीग नून को, अगर आप समझ रही हैं कि फरवरी 24 में मुस्लिम लीग नून को शिकस्त हुई थी, तो आप देखिएगा अगली मरतबा क्या होगा। ये इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि थोड़ी मईशत बेहतर हो गई है और इन्फ्लेशन कम हो गया है, तो थोड़ा सा इनको कुछ मुंह दिखाने के लायक हैं। लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इस वक्त आवाम का जो गुस्सा है वो सिर्फ बैलेट बॉक्स के ऊपर ही उतर सकता है, और वो आप अगले बैलेट बॉक्स पे देख लीजिएगा। मुस्लिम लीग नून तो कोई सियासत नहीं कर रही है, इसीलिए पीपल्स पार्टी जो है वो रोज कतरा जाती है, थोड़े से बयान देती है इनके खिलाफ और फिर वापस आ जाती है, फिर थोड़ी सी मतलब कम से कम छोटी मोटी सियासत करते हैं। लेकिन ये पाकिस्तान की सियासत का हिस्सा नहीं है कि आप लोगों को पकड़ के और उनके घरों में चले जाएं और उनकी बहू बेटियों को जो है वो हरासा करें या कंटेनर इतने सारे बेताशा लगा दें। ये हमारी सियासत नहीं है, और ये कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी भी नहीं है, फ्यूचर की सियासत, ये लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी भी नहीं है। जुबैर साहब, अब सूरत हाल ये है कि दो सिनेरियोज हैं, या तहरीक इंसाफ बहुत बड़ी तादाद में एहतजाज के लिए लोग सड़कों पे लाने में कामयाब हो जाएगी, ये एक पॉसिबिलिटी है, विल सी अबाउट दैट। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि हुकूमत उनको नहीं आने देगी और वो बड़ी तादाद में बाहर नहीं निकल पाएंगे। दोनों को जरा अनपैक करते हैं। पहले ये कि अगर तहरीक इंसाफ बड़ी तादाद में लोग नहीं लीजिए, क्या आपको लगता है इसके बाद उनका वोटर मोबिलाइज होगा? क्या उसके बाद इनका जो एहतजाज करने वाला वर्कर है वो मोबिलाइज होगा कि ये उसका फाइनल चांस है तहरीक इंसाफ का इस वक्त हुकूमत को टफ टाइम देने का? देखिए ना, PMLN ने फैसला किया है और वो बड़ा सिंपल सा फैसला है कि ज़्यादातर अवाम जो है वो PTI के साथ है, और अगर हमने ये इस तरह से पकड़ धकड़, इस तरह से डराना धमकाना, इस तरह से कंटेनर्स लगाना, अगर ये स्ट्रेटजी पर हम नहीं चले तो फिर लाखों लोग अगर निकल आएंगे तो फिर तो तख्ता वैसे ही हो जाएगा। सो द ऑप्शन इज ओनली विच इज अ वेरी रिस्की ऑप्शन कि आप पूरी दुनिया के सामने ये इमेज बनाएं कि जिसमें पकड़ धकड़ भी। और मारिया, सिर्फ ये मैं अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन से बताऊं कि जिस तरह से पकड़ धकड़ के और अंदर ले जाके और जिस तरह से फेंटी लगाई जा रही है, मैं अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन के बेसिस पर कह रहा हूं, आई हैव नेवर हर्ड। और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और सारे जो हुकूमती लोग हैं वो इस बेसिस पर उसको अप्रूव करते हैं कि जी अगर इनके साथ ये दहशत गर्द हैं। अब ये तो बड़ा मुश्किल है कि जी उन्होंने अल्फाज क्या इस्तेमाल किए थे। मरियम नवाज ने जब 13 दिसंबर 2020 का जलसा था तो उन्होंने कहा था या आर या पार, उसमें भी तो ये था ना कि आइदर दिस वे और दैट वे। थोड़ी सी मैं भी लाहौर में था शायद, या बात ठीक कह रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि जब गंडापुर साहब के बयानात आते हैं ऐसे मुफ्ता साहब कि हम ये नहीं छोड़ेंगे, हम आ जाएंगे, हम कब्जा कर लेंगे, हम ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे, ये एक सियासी ब्रवाडो तो ठीक है, ये आप अपने वोटर को बता रहे हैं कि जी आप एक मौला जट हैं KP के, पर फिर हुकूमत के लिए आसान हो जाता है ये कहना कि ये आ रहे हैं इंतशार फैलाने के लिए, ये आ रहे हैं इस वक्त जो है गड़बड़ करने के लिए। तो देखिए मारिया, हुकूमत गलत तो नहीं कह रही ना, ये आते तो है, इंतशार फैलाते हैं ना, तोड़फोड़ तो होती है, गड़बड़ तो होती है। गुजारिश ये है कि देखें, दो बातें हैं। एक बीच में जब थोड़ी सी निगोसिएशन हो रही थी या कैसा लग रहा था कि निगोसिएशन हो रही थी, तो सलमान राजा साहब जो थे वो ARY पे ही गए थे गालिबन, और उन्होंने कहा था कि हाँ, इमरान खान साहब ने May 9 की जो प्रोटेस्ट कहा था, उन्होंने कहा था कि हाँ कैंटोनमेंट में करेंगे और कमांडरों के घर के सामने करेंगे, वो सलमान राजा साहब ने खुद कहा। और फिर 1-2 दिन बाद जब इनकी निगोसिएशन कहीं नहीं पहुंची तो सलमान राजा साहब अपने ही बयान से पीछे हट गए थे कि नहीं, इसका ये मकसद नहीं था, इसका ये मकसद था। सच्ची बात यह है कि देखें, फौज की जो लीडरशिप है वो इस बात पे अटकी हुई है कि यार आप लोगों ने May 9 में हमारे घरों पे, हमारे छावनियों पे अटैक किया है, पाकिस्तान में कभी पाकिस्तानी अवाम ने अपनी फौज के साथ ये नहीं किया है। वो इस बात को काबिल कबूल नहीं समझते और आपको उस हर्डल को आप में उतरना पड़ेगा। ये कहना काफी नहीं है कि 8 फरवरी ने 9 मई का जवाब दे दिया। आपने एक बात करनी है और उसके अंदर बेसिकली आप कह दें कि हाँ यार हमने पीसफुल कहा था, जो सलमान राजा ने कहा था ऐसा, उसके बेसिस पे आप ये ना कहें झूठ के हमने ये फॉल्स ऑपरेशन था या हमने नहीं करा या वो हमारे लोग थे ही नहीं। उधर भी क्लोजर देना पड़ेगा, एक क्लोजर। अच्छा, और दूसरी ये जो बात है, देखिए मैं आपको बताऊं सीरियसली, इमरान खान साहब के पास गौर खान साहब हैं, उनके पास असद कैसर साहब हैं, उनके पास सलमान राजा साहब हैं। इन तीन की एक कमेटी बना के बोलना कि हमने आपको 3 महीने दिए, तो हुकूमत से कोई ना कोई रास्ता निकालो। ये हुकूमत से तो ऊपर झूठ होती है। देखें, बात असल में तो असल मालकान से होगी, ठीक है। हुकूमत तो
मतलब वो तो सेलमैन है, मैनेजर तो नहीं है ना, तो वो बात तो पीछे पीछे ही जाएगी। लेकिन ये कि ये 3 लोगों की कमेटी बना के 2-3 महीने तक आप पीछे धरना फ्री हो जाएं, आप ये सोचें कि उनके पास बहुत ज्यादा आपसे वसाइल हैं, ऐसा अब आप चीजें नहीं कर सकते। ये कोई 2014 नहीं है। इस न्यू रियलिटी के अंदर आप थोड़ी सी पॉलिटिकल स्पेस लें, संजीदा सुलझे हुए लोग आपके पास हैं, उनसे काम करवाएं। ये जो संजीदा सुलझे हुए लोगों के जरिए हर बात में आप कड़ी देते हैं ना कि मैं देख लूंगा। हाँ, ये खैर ये दोनों तरफ से प्रॉब्लम यही है ना कि इतनी मैक्सिमल पोजीशन है दोनों तरफ से कि वो बीच में कहीं मुझे लगता है सैनिटी की गुंजाइश ही नहीं है, जो बीच में अगर कोई डव्स हैं। लेकिन ये जो सुलझी, मैं एक पॉइंट कहना चाहता हूँ जी जुबैर साहब, मैं फिर इसका मैं पूछना चाहती हूँ, जो सुलझी हुई सियासत का खाका होगा जिसमें 3 महीने लिए जाएंगे और कोई हल निकाला जाएगा, वो क्या हो सकता है जुबैर साहब, ये भी मैं जानना चाहूँ। अच्छा, पहले तो मैं ये बता दें, देखिए पहले हुकूमत वक्त ने और एस्टैब्लिशमेंट ने पीटीआई को ख़त्म करने का फैसला किया हुआ था। जो पंजाब में बाई इलेक्शंस तो अप्रैल 2023 में होने थे ना, मई 9 से पहले होने थे, तो आपने वो मैंडेट उनसे छीना था ना। तो जब आप ये कहते हैं कि जब तक मई 9 का क्लोजर नहीं होगा, वो बिल्कुल सही बात है कि मई 9 में जिसने जो किरदार अदा किया उसकी सजाएं होनी चाहिए। लेकिन ये ना कहें कि मई 9, भाई वो तो आपने पहले ही फैसला किया था, आपने कहा कि इलेक्शन नहीं करवाएंगे, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड था और ग्रेवेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन थी। तो ये जो है ना, इसमें फिर जब एक चीज निकलती है, पर ये दोनों चीजें अलग हैं। टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक अ राइट। अगर आपको वैंडलिज्म जो हुआ है उधर, बट व्हेन वी एनालाइज बांग्लादेश, मारिया, व्हेन वी एनालाइज ईस्ट पाकिस्तान सेपरेशन, तो हम उसमें सारी चीजें लेके आते ना कि किस तरह से बंगालीज का रिएक्शन आया, इसमें आई वुड से जो मिफ्ता साहब कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आगे जाने के लिए क्लोजर देना होगा। सर फेस सेविंग तो फिर सबको चाहिए ना, खान साहब को भी फेस सेविंग चाहिए, करें और सजाएं दें। हाँ, तो दूसरी तरफ को भी फेस सेविंग चाहिए। तो ये जो मिल के बैठने का रास्ता कोई निकलेगा सुलझा हुआ 3 महीने की, जिसमें मिफ्ता साहब एक जिक्र कर रहे हैं, आपको समझ में आती है या आपके नजदीक इसका कोई खाका बन सकता है? बिल्कुल, देखे ना जो नाम इन्होंने लिए कि मेरा ख्याल है इस पर हुकूमत भी नहीं, अता ताड़ या कोई और उन पर ये नहीं कह सकते कि ये संजीदा लोग नहीं हैं। सलमान अकरम राजा इज़ वन ऑफ द रिस्पेक्टेबल पर्सन्स, असद कैसर हैं, बैरिस्टर गौहर हैं, ये सारे अच्छे लोग हैं। एंड आई थिंक इंटेंट भी इनकी अच्छी है और ये चाहते भी हैं कि कोई ना कोई सोल्यूशन निकले और जिससे मुल्क आगे जाए। सो जब आप इस किस्म के नाम देंगे, और बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ कि उसमें लार्जर पिक्चर, मैक्रो पिक्चर पाकिस्तान का दें, जिसमें इमरान खान की भी रिलीज़ है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जाहिर है उनके लीडर हैं, वो उस पर पॉलिटिक्स करते हैं और करनी भी चाहिए उनको पॉलिटिक्स। बट यास्मीन राशिद, मतलब तमाम वो लोग जो कि गलत पकड़े हुए हैं, जिन पर केसेस नहीं बने हुए या गलत केसेस की बुनियाद पर कन्विक्शन हुई हुई है, उन सब की रिलीज मांगे। बट लार्जर पिक्चर ये है कि हाउ टू मूव फॉरवर्ड, और उसमें कंक्रीट प्रपोजल्स दें जिसमें इलेक्टोरल प्रोसेस हो, जिसके लिए आपको इलेक्शन कमीशन को चेंज करना होगा विद पीपल हु कैन बी ट्रस्टेड फ्रॉम बोथ साइड्स। इस किस्म की बातचीत सामने आएगी तो मेरे ख्याल है इकोनॉमी भी एकदम से पॉजिटिव लगनी लेकिन जुबैर साहब, ये जो आप सारे प्रोसीजरल बातें कर रहे हैं, इसमें आपको लगता है कहीं ना कहीं तमाम साइड्स अपने अपने बयानिए की हॉस्टेज भी हैं? यानी सबके लिए उस मैं नहीं समझता PMLN अपने प्रेजेंट जो स्टेटस है उससे पीछे हटेगी, बिकॉज उन्होंने 4.5 साल और जो रहते हैं या 4.25 साल उसमें भी रूल करना है और उसके 5 साल बाद भी रूल करना है। अच्छा, तो उनके लिए तो कोई ऐसी चीज देना जिसमें उनको हुकूमत जाती हुई नजर आए, 1 साल के बाद इलेक्शन की बात हो, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। सो ये मार धाड़ ही के थ्रू होगा, अनफॉर्चुनेटली स्ट्रीट बैटल के थ्रू ही होगा अगर कुछ होगा, क्योंकि पीटीआई के लिए ना इंसाफ मिल सकता है जुडिशरी से। 26 अमेंडमेंट के बाद, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनने के बाद ECP ने तो अपना दिखाई दिया है, मीडिया को मजल किया हुआ है। सो आप जो कह रहे हैं ये सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तो मिफ्ता साहब जब ये सारे मिफ्ते अगर सिस्टम के अंदर से बंद हो गए तो फिर वो अगर सड़कों पे अपना एहतजाज कराएंगे, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है तहरीक इंसाफ के पास? आप समझते हैं कि फिर भी इनको 3 महीने और वेट करना चाहिए और बातचीत करनी चाहिए, जबकि सिस्टम के बाकी सारे जो ऑप्शंस हैं वो अब रहे नहीं उनके पास? बिल्कुल, मैं देखिए, एक तो ये है कि ये ज़ुबैर साहब जानते भी हैं कि शहबाज शरीफ साहब क्या चाहते हैं या मुस्लिम लीग नून क्या चाहती है, ये इतना क्रूशल नहीं है। कुछ और लोग क्या चाहते हैं वो ज़्यादा डिसाइड करता है। शहबाज शरीफ साहब तो सच्ची बात है कि कोई बहुत अपनी शायद सीट भी नहीं जीते थे लाहौर में, तो उनका कोई इतनी मॉरल अथॉरिटी नहीं है जो मियां नवाज शरीफ की 2013 में थी या दीगर या 2008 के बाद उनकी थी, पीपल्स पार्टी की थी।
तो एक तो ये बात है। तो आई थिंक कि अगर पीछे वाले बात मान जाएं तो शहबाज शरीफ साहब को माननी ही पड़ेगी। शहबाज शरीफ साहब को जिस तरह शहबाज शरीफ साहब को और राजा रियाज साहब को जैसे अनवार काकड़ का नाम अचानक आ गया था, अगर आपको ध्यान में आपको याद है, एक साथ जहन में आ गया था, इसी तरह शहबाज साहब को ये बात भी शायद मान लेंगे। वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बात पीछे से होगी। जो दूसरी गुजारिश ये है कि 3 महीने तक ये कह दे कि हम कोई धरना नहीं करेंगे, हम सियासत के अंदर ये दे रहे हैं। और ये मतलब मैंने 3 नाम लिए हैं, ये मेरे दोस्त हैं, लेकिन बाकी जो हैं बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे, उमर अयूब साहब और शिबली फराज साहब, ये भी समझदार लोग हैं। मतलब इतना नहीं है कि पीटीआई के अंदर हर आदमी मारधाड़ वाला है, समझदार लोग हैं। आप 4-5 लोगों की ड्यूटी लगाएं कि यार आप कोई रास्ता निकालें। 3-4 महीने तक रास्ता नहीं निकलेगा तो फिर देखेंगे, लेकिन वाई बी नेगेटिव राइट नाउ। आई थिंक कि अगर ये सिंसियरली बात करें विदाउट थ्रेट, वो अली अमीन गंडापुर जो साहब कहते हैं ना कि वो जो भी अली अमीन गंडापुर साहब थ्रेट करते हैं निकलते वो पंजाब हाउस से हैं। कॉलोफेल में तजाद है, जो टोन है वो अलग है और जो अमल है वो अलग है। जी, अपनी सेफ्टी बहुत खेल लेते हैं, वो हुकूमत भी उनकी चलती है, उनकी सेफ्टी रहती है और वो आराम से पहुंच जाते हैं केपी असेंबली के अंदर। तो अली अमीन गंडापुर साहब की जो है वो बरसना जो है वो डिफरेंट है, भड़कना डिफरेंट है, ये वो वाले बादन है। लेकिन सच्ची बात ये कि समझदार आपके पास लोग हैं, आप उनसे बात करवाएं, आपको स्पेस निकलवाएं, आप इंसेंटिव दें। इस वक्त आपने क्या किया है कि आर्मी से आपने इतना तजाद ले लिया है कि उनके पास जो पॉलिटिकल स्पेस है वो सिर्फ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के पास ही है। जब आप आर्मी को आसान कर देंगे तो वो फिर आपको भी चूज कर सकेंगे। और ये जो आप और पीटीआई की बात कर रहे हैं, हम किसी ऐसी सियासी पार्टी की बात नहीं कर रहे जो एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट नहीं इस्तेमाल कर चुकी है, जो समझती है कि इस किस्म की सियासत नहीं करनी है। आपकी तो सियासत का दारोमदार ये था कि एस्टेब्लिशमेंट हमको लेकर आई थी, एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है, जब वो न्यूट्रल हो गए तो आपने उनको जानवर बोला है। तो अब आप बोले, आप थोड़ा सा उनको चांस तो दें कि वो मतलब आपको भी पसंद करें वो और नून बिल्कुल वो जगह नहीं छोड़ेंगे जितनी ताबेदारी नून कर सकता है। ये जो मिफ्ता साहब कह रहे हैं, अभी भी इस बात बैठ के समझदारी की गुफ्तगू करने की गुंजाइश है। आई एम तो फर्म बिलीवर ऑफ अ डायलॉग के भी जितना भी आपकी मैक्सिमल पोजीशन हो, बात तो बैठ के करनी ही है। देखें, बिल्कुल मिफ्ता ने जो बात की है ना, उसमें छोटी छोटी बातें भी है। मैं फॉर एग्जांपल अपने किसी पीटीआई के दोस्त को कह रहा था, सीनियर लीडर है, कि जो आपने 24 की एहतजाज की कॉल दी थी, आप ये भी साथ कह सकते थे ये बिल्कुल पुरअमन होगी। वी वांट टू मेक अ कमिटमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द लीडरशिप कि इसमें कोई खराब नहीं होगा, आप प्लीज हमें रोके ना, हम आएंगे, पीसफुली आएंगे और एहतजाज करके चले जाएंगे। अब अगर ये कहते तो हुकूमत के लिए उतना ही ज्यादा मुश्किल होता इस किस्म की हरकतें करने का। बट अगर आप चैलेंज लेके आएंगे कि जी सर पर कफन बांध लिया है और यहां से तो उस वक्त जाएंगे या तो लाशें जाएंगी, ये जो आई मीन देन ऑब्वियसली फिर हुकूमत के पास भी ये एक राइट आता है कि जी हम इस तरह से रिएक्ट करते हैं। और बिल्कुल सही मिफ्ता साहब ने जो बात की, मेरा ख्याल है एक न्यूट्रल एंटिटी को इस्तेमाल कर सकते हैं दोनों पार्टीज। वो ये अवाम पाकिस्तान पार्टी है, शाहिद खाकान अब्बासी इज अ वेरी वेरी रिस्पेक्टेबल लीडर, जिनकी दोनों साइड पर नहीं मैं बड़ा एक सीरियसली कह रहा हूं कि इनको इनिशिएटिव लेना चाहिए। जाएं दोनों साइड के पास और प्रपोजल्स दें, जाके बैठ के बताएं कि जी दिस इज द वे फॉरवर्ड। एस्टैब्लिशमेंट के पास जाएं, मेरा ख्याल है इनके इतने तो होगा कांटेक्ट, ये जा सकेंगे। चले तो इस भारी जिम्मेदारी की तजवीज के साथ, द प्रेजेंट सिचुएशन इज अनसस्टेनेबल। हाँ बिल्कुल ठीक है, एग्रीमेंट ये जो आपने भारी जिम्मेदारी एक मिफ्ता इस्माइल साहब की तरफ आपने डायरेक्ट कर दी है, उम्मीद है वो गौर करेंगे, उनकी पार्टी गौर करेगी। ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस एक दिन बहुत आला है, ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं के होम ग्राउंड पे हराते हैं, अगले दिन जिम्बाब्वे से भी जीतना मुमकिन नहीं हो पाता। इस पे बात करेंगे, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम बहुत ही दिलचस्प तरीके से परफॉर्म करती है। एक दिन ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं के होम ग्राउंड के ऊपर हरा देती है और फिर जिम्बाब्वे से मैच बचाना भी मुश्किल हो जाता है। ये मनाजिर भी हमने देखे, जैसा कि आज हुआ। पहले वनडे में जिम्बाब्वे के 205 रन थे, उसके मुकाबले में पाकिस्तान 60 रन पर 6 उनके तमाम जो खिलाड़ी थे अहम वो आउट हो चुके थे। बारिश हो गई, फिर फैसला डकवर्थ लुइस के तहत हुआ और जिम्बाब्वे 80 रन से जीत गई। तो ये जो कंसिस्टेंसी हमें है वो नजर नहीं आती पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस में। अभी हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया से वनडे में जीते, उसके बाद T20 में 3-0 से अप्रतनाक शिकस्त हुई। फिर हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया से पहले कौमी टीम होम ग्राउंड्स पर भी कुछ डगमगाती नजर आई, लेकिन फिर बांग्लादेश जैसी टीम से हार जाती है।
लेकिन उसके बाद इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम से जीत जाती है। तो ये हो क्या रहा है, और इस पे हम बात करेंगे प्रोग्राम के इस हिस्से में। हमारे साथ कामरान अकमल साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कामरान में ज्वाइन करने के लिए। ये इनकंसिस्टेंसी आपको भी नजर आ रही है कि भाई तगड़ी सी टीम को मुश्किल हालात में हरा देते हैं और फिर ऐसी मासूम सी टीम होती है उसके सामने स्ट्रगल करते हैं। आज जिम्बाब्वे के सामने स्ट्रगल कर रहे थे। देखिए, ये चीजें तो मारिया मैम काफी अरसे से चलती हुई आ रही हैं और इस पे कंट्रोल किया नहीं जा रहा। दुनिया की टीम आप देखें कि एक अच्छी सीरीज जीतने के बाद अगली टीम को ऐसे डोमिनेट करते ही करीब नहीं लगने देती। हमारी टीम सडनली ऐसी परफॉर्मेंस देती है, फिर हम हैरान होते हैं कि यार अभी एक सीरीज पहले तो इतनी बड़ी टीम से जीत के आए हैं, क्या वो वैसे ही फ्लूक लग गया पाकिस्तान टीम का या अच्छी क्रिकेट खेल के जीतते हैं? मुझे लग रहा है आज ऑस्ट्रेलिया रो रही होगी कि हम इस टीम से हार गए हैं वनडे सीरीज। जो जिम्बाब्वे में जाके 60 पे 6 आउट हो गए हैं, 205 रन करने थे वो चेज नहीं हो सके। समझ नहीं आती कि क्या सोच है। एक तरफ आप लेते हैं टॉस जीत के, आप बॉलिंग कर लेते हैं, आपको पता है कि ओवर कास्ट कंडीशन है, बारिश हो सकती है, फिर आप उसके मुताबिक बैटिंग लेके चले ना, जो टारगेट आपको मिला है। स्कोर बोर्ड पे बॉल टू बॉल चल रहा होता है, आप बेशक आउट हो रहे होते हैं, आपने वो मैच तो करना होता ना, उसको कम्पीट तो करना होता ना कि हम अगर बारिश की वजह से रुक जाए तो हम लोग जीतने की पोजीशन में हो, ना कि हम लोग 100 रन के पीछे से डीएल मेथड से हम लोग हार जाएं। तो ये गेम अवेयरनेस नहीं नजर आती। ये आता है कि हम लोग नेट आउट चले जाएं, हम क्या नाम है आउट ना हो जाए, हमारी जगह कोई ना ले ले। जब आपके बड़े, आपके सीनियर प्लेयर, आपके कप्तान ऐसी बैटिंग करेंगे, इस अप्रोच के साथ करेंगे, तो फिर आप कहाँ दुनिया की टीम को पकड़ेंगे, कहाँ कम्पीट करेंगे, कैसे? आप देखें आज इंडिया की टीम वाइट वॉश होके गई अपने घर पे और जाके ऑस्ट्रेलिया से वो टेस्ट मैच जीतने की पोजीशन पे आ गए हैं। वो टीमें देखे क्या काम करती हैं, हम जीतने के बाद एकदम नीचे आ जाते हैं। क्या बड़ी 3 गलतियां की हैं? अगर हमारी अच्छी एक विनिंग स्ट्रीक थी, इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया के साथ अच्छा परफॉर्म किया, क्या 3 बड़ी ऐसी प्रॉब्लम एरियाज हैं अगर हम आइडेंटिफाई करना चाहें? देखिए, प्रॉब्लम्स आपका एक तो माइंडसेट मैं कहता हुआ आ रहा हूँ, वो अभी तक टीम से दूर नहीं हुआ। बेशक चेहरे चेंज करते हैं, कोच चेंज करते हैं, सिलेक्टर चेंज करते हैं, जब तक टीम में ऐसी अप्रोच खत्म नहीं करेंगे उतनी देर आप अच्छे हो ही नहीं सकते। आप दुनिया की बड़ी टीमों से जीत नहीं सकते। आप जिम्बाब्वे से, मैं आपको बता रहा हूँ कि क्रिकेट को जो समझने वाले, जो उनकी टीम है जो आज खेली है, जो बैटिंग जैसे, वो थोड़ी सी मेच्योरिटी और दिखाए ना, ये पाकिस्तान टीम को वाइट वॉश करते हैं। वो उनमें इनएक्सपीरियंस है प्लेयर सारे, उनकी क्रिकेट इतनी ज्यादा दिखाई नहीं जाती, उनको इतनी क्रिकेट मिलती नहीं है। अगर वो समझदार हो तो ये वाइट वॉश कर सकते हैं, जैसे आज हमारी टीम खेली है, जैसे बैटिंग की है, जैसे बॉलिंग की हम लोगों ने। आप अंदाजा लगा लें कि पहले 8 ओवरों में हम लोग अपने नॉन रेगुलर बॉलरों को बॉलिंग करवा रहे हैं। जो स्पेशली स्पिनर है वो 20 ओवर्स के बाद आके बॉलिंग करने आ रहा है, तो आप कैसे कम्पीट कर सकते हैं? तो एक तो टॉस जीत के मुझे नहीं समझ आई कि क्यों बॉलिंग की है, बुलवाया में इतना ब्रेक हो रहा है। उसके बाद आप फिर क्या नाम है, गेम अवेयरनेस आपको नजर ही नहीं आ रही, ना हमें नजर आ रही, ना उनको समझ आ रही है। सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, अंदर जाके बारी ले रहे हैं, सामने स्कोर बोर्ड है, देख नहीं रहे, मैच्योरिटी लेवल नहीं है, डरी डरी क्रिकेट खेल रहे हैं। ऐसे लगता है कि जिम्बाब्वे के आगे किसी स्कूल की टीम खेल रही है। अभी जो अगले आने वाले मैचेस में इसी कॉम्बिनेशन को रखना चाहिए, बिकॉज इस पे रद्दोबदल होना चाहिए? नहीं, कुछ नहीं होना, यही जो प्लेयर्स गए हुए हैं इन्हीं को खिलाना है। आप अब देखें ना कि कुछ ट्रेंड चलेंगे अब कि वो प्लेयर्स नहीं है, वो प्लेयर्स नहीं है, इसलिए हम लोग हार गए हैं। आप दूसरी तरफ देखें, दुनिया की सी टीमें आके बड़ी टीमों से जीत रहे हैं। एक तो इस चीज के पीछे ना छुपे कि हमारा वो प्लेयर नहीं था, वो हमने आज से 5 साल पहले किया होता ना, तो आज ये पाकिस्तान की क्रिकेट का हाल ना हुआ होता, आप बैकअप प्लेयर्स तैयार करते। तो इनको अब मौका देना है, ऐसी टीमों के खिलाफ खिलाना, यही कॉम्बिनेशन है। लेकिन थोड़ी सी दिलेरी, अच्छी गेम अवेयरनेस, कंडीशन के मुताबिक डिसीजन ले। ये नहीं कि ऑस्ट्रेलिया में टॉस जीत के पहले बॉलिंग करके आप जीतते गए हैं, 160 पे आउट करते रहे। जरूरी नहीं है कि आप जिम्बाब्वे में भी वही करें, वो डिफरेंट कंडीशन है, डिफरेंट टीम है। छोटी टीम को आप जितना अंडर प्रेशर रखेंगे उतना अच्छा है।
जब ये फिर बड़ी टीम को करते हैं ना, तो फिर बड़ी टीम के पास संभलने का मौका नहीं होता। तो वही आज पाकिस्तान टीम के साथ नजर आया। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कामरान अकमल साहब मौजूद थे। पाकिस्तान इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, उस हवाले से हम बात करें थे। ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला यह है कि जो यहाँ के लोग हैं उनकी फीकस आमदनी कम से कम होती जा रही है। ये जो इतनी भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात करें, ये सब कुछ इस पर कंट्रीब्यूट करती है। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि फीकस आमदनी कितनी है पाकिस्तानियों के और खित्ते के साथ उसका थोड़ा सा हम जायजा लेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। फीकस आमदन की बात हो, तालीम की बात हो, सेहत की बात हो, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इस वक्त इन तमाम इंडिकेटर्स में खित्ते के मुकाबिल में जो दूसरे ममालिक हैं हालत बड़ी दिगर गूं है। बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट थी। दुनिया न्यूज़ के एक बड़े प्रॉमिसिंग रिपोर्टर हैं मुदस्सर अली राना, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक फीकस आमदन कम होने के बायस कुव्वत खरीद भी पाकिस्तान में खित्ते के दीगर ममालिक की निस्बत इस वक्त कम है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी दस्तावेज में इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तान खित्ते के दीगर ममालिक की निस्बत अहम अहदाफ हासिल करने में पीछे है। 1980 से लेकर 2025 तक इंडिया, बांग्लादेश, वियतनाम, इंडोनेशिया में फीकस आमदन तेजी से बढ़ रही है, जबकि 1980 से लेकर 2000 तक पाकिस्तान की फीकस आमदन बांग्लादेश, इंडिया से बेहतर थी। ज़राए वजारत खजाना की जानिब से बताया गया कि पाकिस्तान को IMF के मौजूदा कर्ज प्रोग्राम में रहते हुए रिटेल, एग्रीकल्चर, डेवलपर, प्रॉपर्टी पर टैक्सेस आयद करना होंगे। कौमी मालियाती मुआहदे के तहत सूबों की आमदन को बढ़ाना होगा और साथ साथ विफाक को राइट साइजिंग के तहत फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का साइज कम करना होगा। ज़राए की जानिब से बताया गया कि एक्सटेंडेड फीजिबिलिटी प्रोग्राम में शामिल है कि बिजली की कॉस्ट में कमी के लिए रिकवरीज को बेहतर बनाया जाएगा और इस्तिताद बेहतर की जाएगी। ज़रा ये भी बताते हैं कि पाकिस्तान को बरामदात बढ़ाने के लिए टैरिफ पॉलिसियों पर नजरसानी की जरूरत है। टैक्स टू GDP तनासुब को 16% तक बढ़ाना होगा ताकि विफाक की आमदन को बढ़ाया जा सके। फीकस आमदन बढ़ाने के लिए तालीम और सेहत के शोबों पर खर्च को बढ़ाना होगा। ज़रा ये भी बताते हैं कि मौजूदा कर्ज प्रोग्राम में रहते हुए पाकिस्तान को प्राइमरी बैलेंस GDP का 1% से बढ़ाकर 2.5% तक सरप्लस करना होगा। मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट की पॉलिसी बरकरार रखनी होगी। इसके अलावा गंदम, गन्ना समेत अहम फसलों के लिए इमदादी कीमत का तयन भी नहीं किया जा सकेगा। सरकारी मिल्कियती इदारों की निजकारी के जरिए सरकारी खजाने पर बोझ कम किया जाए। पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज प्रोग्राम के लिए पहला इक्तिसादी जायजा मार्च में होगा और इन सब अहदाफ का जायजा लिया जाएगा। अगर दिसंबर तक रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा ना किया तो मिनी बजट लाया जाएगा। FPR और IMF के दरमियान तय है कि दिसंबर के अख्ताम तक रेवेन्यू शॉर्टफॉल को खत्म किया जाए। जरा FPR की जानिब से बताया गया कि फिलहाल यही नजर आ रहा है कि दिसंबर तक इस रेवेन्यू शॉर्टफॉल को पूरा नहीं किया जाएगा। FPR को जुलाई से अक्टूबर तक 1920 अरब रुपए के रेवेन्यू शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ रहा है। सो आप मुल्क के अंदर सियासत की समत देखें, सियासत की डायरेक्शन देखें और इस मुल्क के अशारिये देखें कि चीख चीख के आपको बता रहे हैं कि किधर प्रायोरिटीज़ होना ज़रूरी है, लेकिन हमारी जो तरजीहात है वो सब आपके सामने हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।